बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में विक्की नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी रश्मि और बेटे राजू के साथ रहता था। विक्की के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो इडली बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से विक्की जो पैसे कमाता वो रश्मि की दवाई में ही खर्च हो जाया करते थे। इस कारण घर की स्थिति काफी खराब थी। एक दिन विक्की गांव के चौराहे पर इडली बेच रहा था। विक्की का दोस्त संजीव भी उसके पास खड़ा था। और सुना विक्की, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर रहा हूँ। वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी विक्की का बेटा राजू नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता विक्की के पास आता है। ताजी जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक थी। चल जल्दी चलते हैं। संजीव, जरा ठेले का ध्यान रखना। मैं जाकर देखता हूँ कि रश्मि को क्या हुआ है। ठीक है विक्की। विक्की घबराकर घर की ओर दौड़ता है। घर के अंदर पहुँचते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी रश्मि चारपाई पर बेजान पड़ी हुई थी। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। विक्की, राजू का ध्यान रखना। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं रश्मि, ऐसा मत कह। तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। विक्की दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी विक्की के साथ लौटते हैं। विक्की, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन यह दवाई सिर्फ शहर में मिलेंगी। लेकिन वहाँ जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। विक्की, कुछ भी कर पर देर मत कर। तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। विक्की एक पल भी देरी किए बिना दौड़ता है और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में रश्मि को लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। राजू भी अपने पिता के साथ बैठ जाता है। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। रश्मि की सांसें धीमी होती जा रही थी। राजू घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ, तुम ठीक हो जाओगी ना? बेटा, तू बहुत बहादुर है। तेरी किस्मत तुझे हमेशा आगे बढ़ाएगी। बस हार मत मानना। रश्मि ने हिम्मत दी। राजू रोने लगता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। विक्की नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है। हे भगवान, अब क्या करूं? इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक अमीर श्रीमान गुप्ता बैठे होते हैं। राजू दौड़कर कार के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। सेठ जी, कृपया मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए। उसकी जान खतरे में है। हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। देखो, मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। श्रीमान गुप्ता कार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। विक्की मायूस होकर बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। राजू अपने छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में मदद करता है। दोनों कोशिश करके बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। शाम का समय था। विक्की किसी तरह रश्मि को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करता है। सुनो, इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। आप यहीं बैठ जाइए। विक्की और राजू डॉक्टर की बात सुनकर हताश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। विक्की जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। राजू की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। माँ, तुमने कहा था मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। विक्की बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद वे रश्मि को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं, तभी गांव वाले रश्मि की ये दुखद खबर सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। राजू ने अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए कहा, माँ, मैं बड़ा होकर गरीब के लिए कुछ करूँगा। जो लोग अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूँगा। गांव के बड़े बुजुर्ग राजू की बात सुनकर उसे गले लगाते हैं। राजू की आंखों में माँ की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है। कुछ सालों बाद रश्मि की मृत्यु के बाद विक्की टूट चुका था। उसने ठेला अपने दोस्त संजीव को बेच दिया था, लेकिन अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था।
राजू अब 18 साल का हो चुका था। वो भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। विक्की हल चला रहा था, राजू भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा थोड़ा आराम कर ले, तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। विक्की बेटे को गर्व से देखता है। राजू का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है। इतने में गांव का साहूकार मालिक शर्मा खेत पर आ जाता है। उसके साथ उसके गुंडे भी। ओए विकी, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए? सेठ जी, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए, फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवाऊंगा। सेठ गुंडों को इशारा करता है। गुंडे विक्की को जमीन पर धक्का दे देते हैं। राजू ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। वो सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ, तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। अबे बे छोटू, तू मुझे धमकी देगा? चल भाग यहाँ से। मालिक शर्मा राजू को धक्का देता है। राजू गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर फिर से सेठ के सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। मैं तुम्हें अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा। तभी गांव का मुखिया श्रीमान वर्मा वहां से गुजर रहा होता है। वो ये सब देखकर वहां पहुंचता है। मालिक शर्मा, ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं तो इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है? मुखिया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। मुखिया जी, मुझे बस अपना उधार चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का और समय दिलवाता हूँ। 6 महीने के अंदर मालिक शर्मा का कर्ज चुका देना। मालिक शर्मा मुखिया के इस प्रकार विरोध करने से डर जाता है, इसलिए वो गुस्से में भुनभुनाता हुआ वहां से चला जाता है। रात का समय था। विक्की और राजू घर के अंदर बैठे थे। राजू चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था। बेटा, मैं तुझे पढ़ाना चाहता था, लेकिन हालात ने तुझे खेतों में लगा दिया। नहीं पिताजी, मैं पढ़ूंगा और इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि किसी गरीब को कभी किसी सेठ से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। विक्की बेटे को देखकर भावुक हो जाता है। राजू अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठकर हाथ जोड़ता है। माँ, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने पिता का सहारा बन सकूं। राजू उसी रात पढ़ाई करने का संकल्प लेता है। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन विक्की खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते अचानक वो जमीन पर गिर जाता है। राजू दौड़कर अपने पिता के पास आता है। विक्की का शरीर बुरी तरह कांप रहा होता है। पिताजी, क्या हुआ आप? विक्की की आंखें बंद हो रही थी। राजू उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान की ओर दौड़ता है। डॉक्टर जांच करते हैं। तुम्हारे पिता को फेफड़ों की बीमारी हो गई है। इन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। राजू की आंखों में चिंता छा जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आपको डॉक्टर साहब, ये लीजिए कुछ पैसे, बाकी मैं जल्दी ही चुका दूंगा। वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा। उसने लोगों के खेतों में काम किया, जंगल से लकड़ियां काट कर बेची और पानी भरकर पैसे कमाए। कुछ ही दिनों में राजू ने इलाज के लिए पैसे जुटा लिए। उसने पिता का इलाज करवाया, जिससे विक्की की हालत थोड़ी सुधर गई। एक दिन राजू मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हौसला बरकरार था। भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने पिता को खुशहाल जीवन दे सकूं और हर गरीब को इंसाफ दिला सकूं। वो खुद से वादा करता है कि वो पढ़ाई के जरिए अपनी जिंदगी सुधारेगा। उसकी आंखों में माँ का सपना और पिता के लिए सम्मान साफ झलक रहा था। अगली सुबह राजू कुदाल से खेत में मिट्टी खोद रहा था। उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उसने काम बंद नहीं किया। विक्की उसे देखता है और दुखी हो जाता है। बेटा, अब बस कर, तेरा शरीर थक जाएगा। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। माँ कहा करती थी कि मेहनत से ही किस्मत बदलती है। इतने में गांव का साहूकार मालिक शर्मा फिर से आता है। वो अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा होता है और साथ में 2 गुंडे भी होते हैं। ओए विकी, अब तेरा कर्ज बहुत बढ़ गया है। अगर निश्चित समय तक पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन मेरी हो जाएगी।
विकी कुछ नहीं कहता, उसका सिर झुक जाता है। राजू ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। सेठ, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे चुका देंगे। तू क्या पैसे चुकाएगा रे भिखारी? पहले अपनी हालत देख। राजू मुट्ठी भींचकर कसम खाता है। पिताजी, अब वक्त आ गया है कि मैं शहर जाकर कुछ बड़ा करूं। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। बेटा, शहर बहुत बड़ा है, वहाँ तेरा कोई नहीं है, वहाँ तुझे कौन संभालेगा बेटा? पिताजी, आपने मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। राजू उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वो एक छोटी सी पोटली लेकर बस स्टॉप पर पहुंचता है। इसके बाद वो बस में बैठ जाता है। बस धीरे धीरे गांव से दूर चली जाती है। विकी दूर तक बस को जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। राजू बस से उतरता है। शहर में पहुंचकर उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसे गांव की याद आती है, लेकिन वो अपने कदम आगे बढ़ाता है। राजू एक कारखाने के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पेट में भूख लगी थी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। वो कारखाने के मालिक से काम मांगता है। मालिक जी, मुझे काम चाहिए। मैं कुछ भी कर लूंगा, बस रहने और खाने की जगह मिल जाए। सुनो, यहाँ कई लोग काम मांगने आते हैं, पर 2 दिन में भाग जाते हैं। तुझ पर भरोसा कैसे करूं? मालिक जी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं मेहनत से काम करूंगा। मालिक राजू को काम दे देता है। राजू बिना किसी शिकायत के मेहनत से काम करता है। वो भारी बक्से ढोने लगता है। अगली सुबह कारखाने का मैनेजर राजू को काम करते हुए देखता है। वो उसके ऊपर बिना किसी गलती के गुस्सा निकालने लगता है। ओए लड़के, इतनी धीरे धीरे काम कर रहा है, जरा जल्दी कर। काम चोरों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। राजू बिना कुछ कहे तेजी से सामान ढोने लगता है। वो थका हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजू दिन में काम करता और रात में किताबें पढ़ता। उसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून सवार था। रात का समय था। राजू एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। वहां सिर्फ एक पुरानी चारपाई और एक दिया था। वो दिए की मध्यम रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन उसका सपना उसे सोने नहीं देता। मुझे मेहनत करनी ही होगी। पिताजी का सपना पूरा करना है। भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। राजू के कपड़े पुराने हो गए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नई थी। धीरे धीरे वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद राजू एक बड़ी सरकारी नौकरी की परीक्षा देकर मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा होता है। हे भगवान, मुझे हिम्मत देना ताकि मैं अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। कुछ दिन बाद राजू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, क्योंकि वो रात भर जागकर तैयारी करता था। तभी एक डाकिया उसके पास आता है और उसे एक लिफाफा देता है। वो कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। राजू का उस नौकरी में सिलेक्शन हो गया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी। वो खुशी में फूट फूट कर रोने लगता है। वाह, मैंने कर दिखाया। पिताजी का सपना पूरा हो गया। 2 महीने बाद राजू बड़ी गाड़ी में बैठकर गांव लौटता है। वो अब एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। विक्की, जो अब बूढ़ा हो गया था, बेटे को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। तू सच में मेरा राजू है। तूने अपना वादा पूरा कर दिया। गांव वाले राजू की सफलता से बहुत खुश थे। मालिक शर्मा, जो कभी राजू का अपमान करता था, अब उससे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। राजू बाबू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माफ करना तो इंसानियत का धर्म है, लेकिन गरीबों का अपमान मत करना, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है। राजू अब गांव के लिए काम करने लगा था। उसने गांव में एक अस्पताल बनवाया, जिससे लोगों को मुफ्त इलाज मिलने लगा। उसने गांव में स्कूल और पानी की व्यवस्था शुरू करवाई। वो रोज गांव वालों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनता था। एक दिन चौपाल पर राजू सभी गांव वालों से बात करता है। दोस्तों, मैंने गरीबी का दर्द सहा है, भूख और अपमान को देखा है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और पिताजी, आप ही मेरे लिए भगवान हैं। आपकी तपस्या और संघर्ष ने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। मुझे बहुत दुख है कि इस सफलता में मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। विक्की की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तूने मेरा सपना पूरा किया।
अब ये गांव तुझ पर नाज करेगा। इसके बाद राजू शाम में गांव के मंदिर में जाता है। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता होती है। हे भगवान, आपने मुझे शक्ति दी, मेरे पिता का सपना पूरा करवाया। मैं सदा आपकी कृपा का आभारी रहूंगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।